डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मिसलेनियस नेचर का होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, अब अचानक समझ में आएगा नहीं कि प्रॉपर्टी कौन सा लगाएं। अब ये तो दिख रहा है कि दोनों में से कोई लिमिट ये ज़ीरो नहीं है, तो प्रॉपर्टी 5 यानी कि x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखा जाए, तो जब आप x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका मतलब वो चीज़ नहीं करनी है। तो फिर क्या करनी होगी कि एक तो है कि इसको ब्रेक कर लीजिए, -1 to 0 +0 to 1 +1 से 2, इस तरह से ये एक्सप्रेशन है। अब जैसे -1 से 0 ले रहे हैं तो -1 से 0 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप समझेंगे इसको। -1 से 0 में इस केस में क्या है कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच है, ठीक है ना। ये बाउंड्री आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि बाउंड्री x इक्वल टू -1 या इक्वल टू 0 पर फंक्शन का कोई एक वैल्यू जो आएगा वो एक पॉइंट होगा। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए वो कोई एरिया बनाएगा नहीं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं बाउंड्री पॉइंट को। तो -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, लेकिन जब माइनस लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 0। तो इंटीग्रल पार्ट -x कितना आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ऐसे इस तरह 0 से 1 में जाएंगे सेकंड पार्ट के लिए, 0 से 1 में। तो जब x आप 0 से 1 लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड टर्म जो -x है तो ऐसे लिखेंगे 0 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -1। अब इंटीग्रल पार्ट -x जो होता है वो आपको पता है लोअर इंटीजर होता है, तो ये हो जाएगा -1 dx, है ना। इसी तरह से 1 से 2 के बीच अगर लेते हैं, जब x 1 से 2 लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट x जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट x 1 हो जाएगा। और माइनस लगाएंगे तो -1 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -2, तो -x का जो इंटीग्रल पार्ट है वो हो जाएगा -2। तो अब देखें कि इसका वैल्यू भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, ठीक है। ये एक तरीका ऐसा है। अब ये कि इसमें लंबा इंटरवल हो जाए -1 to 10 तो काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी आपको। तो इसका एक तरीका है कि फंक्शन के बारे में डील कर लिया जाए, किसको, इंटीग्रेंट जो है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट x प्लस इंटीग्रल पार्ट -x, इसको ठीक से डील किया जाए। वैसे आप फंक्शंस के लेक्चर में जाकर देखेंगे तो वहाँ ये डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। इसमें दो केस लेते हैं हम लोग, एक इंटीजर दूसरा फ्रैक्शनल। तो अगर हम x को इंटीजर लें तो ये जो f(x) आएगा वो होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ i प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -i। इंटीग्रल पार्ट i, चूँकि i इंटीजर है और इंटीजर अपना इंटीग्रल पार्ट खुद होता है ना, तो i का इंटीग्रल पार्ट i और -i का इंटीग्रल पार्ट -i, दूसरा ये 0 हो गया। सेकंड केस लेते हैं कि अगर x जो है वो फ्रैक्शन नहीं, और फ्रैक्शन नहीं रहता है तो वो दो कंसेक्यूटिव, x अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, x हुआ इंटीजर, दूसरा हो कि x अगर फ्रैक्शन है, और जब x अगर फ्रैक्शन होता है तो वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आता है, ठीक है। इसको x इक्वल टू i प्लस f करके भी ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप ये लो या ऐसे ले लो, x इज इक्वल टू i प्लस f, जिसमें f 0 से 1 के बीच हो। तो ऐसे केस में f(x) जो होगा लिखाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ i प्लस f प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -i माइनस f। जो i प्लस f जो है वो i पॉइंट समथिंग हुआ, जैसे 2.9 2.7 इस टाइप का, है ना। तो ये i प्लस f i और i प्लस 1 के बीच आता है, इसका इंटीग्रल पार्ट i हो जाएगा। -i माइनस f जो है इसको ऐसे समझेंगे कि ये है -i और -i माइनस 1 यहाँ हुआ, लेकिन f की वैल्यू क्या है, वो 1 से कम है, यानी 0.5 0.7 0.9 इस टाइप का। तो -i माइनस f इस बीच में कहीं होगा, ठीक है। और उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जस्ट लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा -i माइनस 1, इस तरह ये कैंसिल होकर आ जा रहा है कितना, -1। मतलब इस फंक्शन को f(x) को हम इस डिस्कशन के बाद लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि अगर i से i प्लस 1 के बीच आप लेते हैं तो इसका वैल्यू आता है -1, और x इक्वल टू i लेते हैं तो वैल्यू आता है 0, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक ही बार में लिख सकते थे इसको, किसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रल -1 to 0 dx प्लस 0 to 1 dx प्लस 1 to 2 dx, तो हर एक की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे -1, चूँकि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि x के किसी वैल्यू पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर y कोऑर्डिनेट जो है वो किसी पॉइंट को शो करता है, वो एरिया पे या इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई असर नहीं डालता है, ठीक है। निकाल लेंगे इस तरह से। एक और भी तरीका है जो ग्राफ में जानते हैं, इसका ग्राफ ही बना लीजिए।
है ना। तो इसका ग्राफ आपको पता होगा, एफ एक्स इक्वल टू -1, यहाँ -1 कट करो, ऐसे लाइन जाएगा ऐसे। ये हुआ y इक्वल टू -1 यानी एफ एक्स इक्वल टू -1, और ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में है। आपके पास इंटीजर स्टार्ट हुआ है -1 से लेकर, जाना है आपको 2 तक, यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स मार्क कर लिए, और प्रत्येक इंटीजर पर वैल्यू 0 लिखना है, यानी -1 पर आपको वैल्यू 0 लिखना है, ये वैल्यू नहीं लेना है आपको। यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा, 0 पर यहाँ नहीं लेना है, वैल्यू यहाँ आ जाएगा। उसी तरह 1 पे जो आना चाहिए वो यहाँ नहीं आएगा, वो ऊपर में आएगा। 2 पर जो वैल्यू है ना, इंटीजर पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो -1 नहीं आ रहा है, इसलिए इस ग्राफ में चूंकि हर जगह -1 है, वो हट जाएगा पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू ईच इंटीजर क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। वो जाएगा कहाँ, तो वो 0 पर जाएगा। यानी जब x बराबर 2 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, तो 2 पर 0 यहाँ मिला। x बराबर 1 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0, तो 1 पे 0 मिला, 0 पे 0, -1 पर 0, ठीक है। तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस मैनर में ग्राफ मिलता है। और -1 से 2 में इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि वो एरिया कितना बनाएगा, और उसका अलजेब्राइक वैल्यू लेना है। तो -1 यहाँ है और यहाँ से 2 तक जाना है, तो ये पूरा एरिया आपको देखना है, ठीक है। ये पूरा एरिया कितना हुआ, तो लेंथ हो गया, यहाँ देखिए 3 लेंथ है, और ये 1 हो गया वैल्यू में, तो 3 × 1 3 एरिया आएगा। लेकिन चूंकि बिलो एक्स एक्सिस है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। इस तरह चल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक सवाल देखेंगे ऑब्जेक्टिव नेचर का, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये इंटीग्रल पार्ट cot x dx, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाए। एक तो होता है कि किसी फंक्शन में जब इंटीग्रल पार्ट लगाते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, और फिर उस ग्राफ के द्वारा एरिया निकालें, है ना। ऐसे सवाल फंक्शन में मैंने डिस्कस किए हैं, और आगे भी मैं करूँगा उसको, लेकिन वो बड़ा लेंदी मेथड होता है इसमें, है ना। तो एक तो लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी 4 जो है वो ट्राई किया जाए, मतलब कि जो x है उसको अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया जाए, तो ये बराबर हो जाएगा cot पाई -x होता है -cot x, ऐसे। अब इस न्यू i को ओल्ड i से ऐड करेंगे, यानी i + i अगर करते हैं तो आता है इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ cot x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -cot x dx, ठीक है। अब थोड़ा समझने की बात होगी, पिछले सवाल में मैंने दिखाया था इंटीग्रेशन -1 to 2 इंटीग्रल पार्ट x प्लस इंटीग्रल पार्ट -x dx। बस x की जगह क्या आ गया है, cot x आ गया है, और इंटरवल आपको 0 से पाई लेना है। तो आप इसके रेफरेंस पे चलेगा तो क्या पाए थे, इसकी वैल्यू आती है -1, ठीक है। और जब जब इंटीजर होगा, जब जब ये इंटीजर होगा, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ बीच में पॉइंट छूटता हो, है ना, जब वैल्यू चेंज करता हो, तो वैसे में आप डायरेक्ट यूज करके बना सकते हैं। मतलब इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे -1 to 2 -1 dx। इसका सेंस ये है कि जो हमने ग्राफ बनाया है इसका -1 से 2 तक में, तो -1 0 1 2 पर इन सब पर क्या हुआ, पॉइंट केवल हटा है, यहाँ बस सिर्फ पॉइंट हटा है। पॉइंट हटने से क्या होगा कि उसके ओवरऑल इस एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस एरिया पे, यानी इंटीग्रेशन के वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो किसी इंटरवल में अगर फंक्शन इस तरह टूटता हो कि केवल पॉइंट हटता है, ठीक है, तो वैसे केस में आप इसको थोड़ा और समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू हम लोग लिखे थे कि ये बराबर आएगा -1 किसी भी दो इंटीजर के बीच में, और आएगा 0 इंटीजर पर। तो हर जगह ये -1 ही आ रहा है, बस किसी इंटीजर पर पॉइंट चेंज कर जा, वैल्यू शिफ्ट कर जा रहा है। तो ये तो पॉइंट है, एरिया पे असर आएगा नहीं। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कि इसको भी हम 0 to पाई, इस पूरे वैल्यू को -1 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला क्योंकि थ्रू आउट इंटरवल में तो -1 ही आएगा, इस पर तो 0 आ रहा है। तो आप 0 से पाई के बीच में जब जब ये इंटीजर होगा, जैसे 45 डिग्री पे इंटीजर होता है, तो cot 45 1 और -cot 45 -1, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आएगा π/4 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस पर। तो उस 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ग्राफ टूटेगा जरूर, पॉइंट हटेगा वहाँ से, लेकिन उससे एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये लिख देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा ये -π के बराबर, और इसलिए i की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -π/2, ठीक है। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 + tan θ d θ।
तो यहाँ भी लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी 4 जो है वो पहली बार दिमाग में आ सकता है कि इसको आई मान लीजिए, और प्रॉपर्टी 4 में हम लोग जो करते हैं कि वेरिएबल को अपर लिमिट माइनस सेम वेरिएबल हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ln 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 0 to π/4 ln 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा, जो कि 1 माइनस tan थीटा होता है, अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा, यानी कि 1 इंटू tan थीटा। ऐसे tan m माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया गया, ये बराबर हुआ 0 to π/4 ln, ये हुआ 1 प्लस tan थीटा, लगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो होगा log 2/1 प्लस tan थीटा, और log m बाई n जो होता है वो log m माइनस log n हो जाता है, यानी i बराबर आप लिखेंगे 0 to π/4 ln 2 माइनस ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, इस तरह से ऐसे। फिर आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई का टर्म, है ना, मतलब ये ऐसे हो जाएगा ln 2 इंटू 0 to π/4 डी थीटा माइनस 0 to π/4 ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ऐसे। तो ये जो i का टर्म है वो इधर चला जाएगा, तो आएगा 2i इज इक्वल टू ln 2 इंटू ये इसका इंटीग्रल थीटा और π/4 आ जाएगा, तो होगा ln 2 इंटू π/4, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/8 ln 2। ठीक है, अगला एक सवाल देखते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और एक दो प्रॉपर्टी लगानी है और सवाल बन जाएगा। उसमें पूरा एक सीरीज ही है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln साइन थीटा डी थीटा, 0 to π/2 ln कॉस थीटा डी थीटा, 0 to π/2 ln टैन थीटा, इसी तरह आगे 0 to π/2 ln कॉट थीटा, 0 to π/2 ln सेक थीटा, सब एक ही साथ निकल जाता है, किसी एक को निकाल लेंगे तो चलिए मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, और इसको आप हर बार की तरह आई मान लीजिए। चूँकि लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, इसलिए पहला ध्यान जाएगा प्रॉपर्टी 4 पर, जिसमें वेरिएबल को अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो ये आई जो है वो चेंज होकर होगा 0 to π/2 ln साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा, ऐसे। तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 0 to π/2 ln साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर आ गया, मतलब ये और ये दोनों बराबर आ गया। कहने का मतलब 0 से π/2 में ln साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, 0 से π/2 में ln कॉस थीटा की वैल्यू वही होती है। तो आप इसको चाहेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कैसे? log tan थीटा को लिख देंगे log साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और log m बाई n का फॉर्मूला लगाएंगे log साइन थीटा माइनस log कॉस थीटा, और चूँकि दोनों की वैल्यु सेम आ गई है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसे ही 0 लिख दे सकते हैं। दूसरा है कि इसमें भी प्रॉपर्टी 4 लगा लिए, इसको y मान लिए, लिखेंगे ln tan π/2 माइनस थीटा, तो ln कॉट थीटा होगा। जब ऐड करिएगा तो log tan थीटा प्लस log कॉट थीटा बराबर हो जाएगा log tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जो log 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो i 0 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। ये कैसे निकाला जाए, log साइन थीटा या log कॉस थीटा? तो प्रॉपर्टी 4 में याद हुआ कि जब प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद टर्म बदल जाता है तो जनरली उसको हम लोग ऐड किया करते थे, तो यहाँ भी ऐड करेंगे, इस आई को इस आई से ऐड करेंगे, तो होगा 0 to π/2 ln साइन थीटा प्लस ln कॉस थीटा डी थीटा। तो 2i की वैल्यू आ गई 0 to π/2, और log m प्लस log n होता है log m इंटू n, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर आप देख लीजिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना होगा साइन 2 थीटा रहता है, तो इसको हम लिखते हैं log साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, तो 2i की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 0 to π/2 ln साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2
ln2 d थीटा ऐसे। तो अगर हम इसको कुछ इक्वेशन मान लें, सपोज दिस इज अ इक्वेशन ए, अब क्या पाएंगे कि ln sin थीटा निकालना था 0 से π/2 में, अभी आ गया है 0 से π/2 ln sin 2 थीटा, यहाँ से और ये शिफ्ट कर गया है। इन दोनों का कोई रिलेशन हम लोग को एस्टैब्लिश करना होगा, ठीक है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करें कि 2 थीटा को कुछ एज्यूम कर लीजिए, जैसे लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो ट्वाइस डी थीटा डी टी हो जाएगा। फिर वेरिएबल रिप्लेस करेंगे, थीटा जब 0 है तो टी का वैल्यू भी 0 ही आएगा। थीटा जब π/2 डालेंगे तो टी का वैल्यू पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को स्पेशली ओनली फॉर दिस पोर्शन अगर हम इसको कुछ I1 मान लें तो हम लोग क्लेम करेंगे कि I1 जो है वो बराबर हो गया है 0 to पाई, देखते हैं 0 to पाई ln sin t, और डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर देखिए 0 to पाई है, तो लोअर लिमिट 0 रहने पर दो ही चीज़ बताई गई थी आपको, या तो प्रॉपर्टी 4 नहीं तो प्रॉपर्टी 7, है ना। तो उसको जज करने के लिए क्या है कि आप इसको एफ टी मान लीजिए, ठीक है। आप देखें कि एफ पाई माइनस टी कितना होगा, क्योंकि अपर लिमिट पाई है, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करेंगे, टी की जगह पाई माइनस टी करेंगे, तो एफ पाई माइनस टी आ जाएगा एल साइन पाई माइनस टी, जो कि एल साइन टी यानी कि एफ टी ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि होगा फंक्शन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी। तो ये x इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। आपको बताया गया था कि एफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी है, तो ये 0 से 2a समझा जाएगा और इसको 2 टाइम्स 0 से a लिखेंगे, मतलब हम लोग इसको लिखेंगे कि देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/2 ln sin t इंटू डी टी बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वापिस आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 0 to π/2 ln sin t dt। फिर प्रॉपर्टी 1 कहता है कि अगर रेस्पेक्टिव लिमिट्स करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम रखा जाए और टर्म सेम रखा जाए, तो इसको t में लिखो, x में लिखो, y में लिखो, रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि t की जगह हम वापस x ही लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप क्या पाएंगे कि I1 जो यहाँ था, ये जो I1 था 0 से π/2 log sin 2 थीटा डी थीटा, वो I1 कन्वर्ट कर गया है 0 से π/2 लाइन log sin x dx में, यानी वापस ये I ही हो गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे इसमें और क्या पाएंगे कि फ्रॉम a 2i इज इक्वल टू, ये जो 2i इज इक्वल टू I1, बट I1 इज I, और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे log 2 बाहर, ये डी थीटा का इंटीग्रल थीटा π/2 डाल देंगे तो आएगा माइनस π/2 ln2। इस तरह से I का जो वैल्यू निकल कर आया हो गया माइनस π/2 ln2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब याद रखना चाहिए, कंपटीशन में डायरेक्ट यूज कर ले सकते हैं इसको, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम से रहेगा तो ये इस तरह से पूरा आपको प्रूफ करना होगा। अब देखिए क्या हुआ, 0 से π/2 ln sin थीटा डी थीटा, 0 से π/2 ln cos थीटा डी, दोनों सेम आ गया। अब दोनों की वैल्यू यही है, कितना, माइनस π/2 ln2, लेकिन 0 से π/2 ln tan थीटा 0 आ गया। अगर आपको सवाल दिया रहता है 0 से π/2 ln sec थीटा डी थीटा, ठीक है, तो sec थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा माइनस 0 to π/2 ln cos थीटा में, ठीक है। sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे, हो जाएगा log 1 माइनस log cos थीटा, log 1 0, तो हो जाएगा माइनस log cos थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 ln2। उसी तरह 0 से π/2 ln cosec थीटा डी थीटा, वो भी इतना ही आएगा, लेकिन 0 से π/2 log tan थीटा और 0 से π/2 log cot थीटा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक याद रख लेना चाहिए, ठीक है। पिछले सवाल का जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए दो फर्दर क्वेश्चंस हैं। एक है इंटीग्रेशन 0 to 1 ln y dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है इन्फिनिटी टू 0 z इंटू ई पावर माइनस जेड डी जेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ई पावर माइनस 2z। तो एक तो दिख रहा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू
साइन थीटा, तो dy आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये जो इंटीग्रल है ना, ये हो जाएगा ln साइन थीटा और dy हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। नीचे होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ln साइन थीटा में कन्वर्ट कर जाएगा। और वेरिएबल कैसे डालेंगे इसमें, तो जब तो y के वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा 0, ठीक है। फिर y का वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये तो आपको मालूम ही है, पिछले इसकी वैल्यू जाती है माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक है। इसी तरह वहाँ देखिए कि यहाँ वाई स्क्वायर की जगह आ गया है ई पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं ई पावर माइनस जेड को ही साइन थीटा मान लिया जाए, ठीक है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ई पावर माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस जेड जो है वो हो जाएगा ln साइन थीटा, है ना, माइनस जेड जो है आ जाएगा ln साइन थीटा। तो आप इसको चेंज करिए, होगा इंटीग्रल, इस z की जगह लिखिए माइनस ln साइन थीटा और ई टू पावर माइनस जेड डी जेड की जगह लिखिए माइनस कॉस थीटा डी थीटा। नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैल्यू चेंज कीजिए कि अगर हम z का वैल्यू इन्फिनिटी रखें यहाँ इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो साइन थीटा हुआ, ठीक है। और e पावर माइनस इन्फिनिटी जो है आप इसको 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी की तरह लीजिए, जो कि 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब थीटा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग आपका आ गया 0। फिर जब हम z का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1, उससे थीटा आ जाएगा पाई बाई 2, ऐसे। तो फाइनली देखिए ये फिर कन्वर्ट कर गया 0 टू पाई बाई 2 ln साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट याद रहता है तो उस पर डिपेंडिंग सवाल भी आसानी से बन जाते हैं। अगला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहता है डी बाई डी एक्स और एफ एक्स बराबर है ई पर साइन एक्स बाई एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर आप ई टू पावर साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे तो यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। एफ एक्स की डेरिवेटिव है ई पर साइन एक्स बाई एक्स, यानी ई पर साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। अब इसका इस्तेमाल इस इंटीग्रेशन में करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ देखिए एंगल एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बनाने के लिए यहाँ के लिए हम लिखते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो 2x dx जो है वो हो जाएगा डी थीटा, और इस इंटीग्रल को सपोज मान लिए आई एज्यूम कर लें, हर बार आई ही एज्यूम करते हैं, आई एज्यूम कर लीजिए, तो क्या होगा, इसको लिखना होगा ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, और इस 2 में x मल्टीप्लाई कर दिए 2x dx, तो नीचे भी x मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा रिप्लेसमेंट हो पाएगा, अभी कैसे रिप्लेसमेंट होगा, तो लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2x dx हो गया डी थीटा, ठीक है, और ई पर साइन एक्स स्क्वायर हो गया ई पर साइन थीटा बाई थीटा डी थीटा, ठीक है। लेकिन लिमिट चेंज करेगा, तो लिमिट कैसे चेंज करेगा वो देख लीजिए कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा आ जाएगा 1, और जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो थीटा आ जाएगा 16, यानी कि आपको यहाँ लिखना है 1 to 16, ठीक है। अब यहाँ से मैच कराइए इसको, यहाँ से इसको इंटीग्रेशन ई पर साइन एक्स बाई एक्स जो है वो है एफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो ये सी कट जाएगा, तो क्या हम इसको लिखें कि दिस इज इक्वल टू एफ थीटा फ्रॉम 1 to 16, ठीक है। ई टू पावर साइन एक्स बाई एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एफ एक्स है, हम एक्स की जगह थीटा डाल देंगे, तो ई टू पावर साइन थीटा बाई थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो एफ थीटा हो जाएगा, और यह है 1 to 16, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f16 माइनस f1, ठीक है। और चूंकि इसकी वैल्यू f के माइनस f1 दी गई है, इसको यहाँ से कंपेयर कराइएगा तो k का वैल्यू क्या दिखाई देगा, 16, सो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 16।
अगला एक ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं हम लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x by x dx इज इक्वल टू k टाइम्स 0 to pi by 2 t by sin t dt, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफॉर्म करना है बाई मेकिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चूंकि ये tan इनवर्स x को हटाना है, उसकी जगह कोई वेरिएबल लाना है अलजेब्रिक फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स x को ही कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। और tan इनवर्स x को y मानने से क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी tan y। फिर यहाँ से dx आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डी वाई, जो कि सेक स्क्वायर वाई डी वाई में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और वैल्यू भी देख लीजिए कि x और y जो है वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज करेगी। जब आप x 0 लेंगे, यहाँ x का वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू tan y, तो y भी 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू tan y। सो व्हेन x इज 1 tan y इज 1, यानी y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस टर्म को अगर हम लैम्डा एज्यूम कर लें, दिस इज लैम्डा, लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और इस tan इनवर्स x की जगह आप y लिखिए, नीचे x है, x की जगह tan y लिखिए, ठीक है। और जो dx है इसकी जगह लिखिए सेक स्क्वायर y dy। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 y अपॉन, ये नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर y होगा, tan y होता है साइन y कॉस, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा साइन y इंटू कॉस y dy। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, तो अभी क्या है कि इसको एक साइन टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ एक ही साइन टर्म है। तो इसका एक तरीका होता है एक साइन टर्म में कन्वर्ट करने की, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2y हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 2y dy अपॉन साइन 2y, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने। अब ये इस फॉर्म में मैच कर रहा है ना, लेकिन लिमिट अभी मैच नहीं किया है। तो क्या करिए कि अब लिखते हैं कि लेट 2y इज इक्वल टू टी, तो 2dy जो है वो हो जाएगा dt, और तब ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस 2y की जगह लिखेंगे dt और dy की जगह लिखेगा dt, सॉरी 2y हो गया आपका t, और dy की जगह लिखिएगा dt बाई 2, नीचे हो गया साइन t, ठीक है। लेकिन लिमिट्स देख लीजिए कितना आ गया, लिमिट्स जब एक y का वैल्यू 0 डालेंगे तो t 0 आएगा, और जब y का वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 डालेंगे तो पाई 4 इंटू 2, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। सो दिस इज फाइनली 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 t अपॉन साइन t dt, ठीक है। अब इस टर्म को आप मिलाइए यहाँ से इससे, तो क्या पाएंगे कि एक्सप्रेशन तो ये पूरा आ चुका है, और k की जगह हाफ आ गया है, तो k का आंसर क्या होगा, हाफ। अगला एक सवाल है हमारे सामने, इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये कभी कभी इस तरह भी आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो कॉट इनवर्स में भी दिया रहेगा, तो आपको tan इनवर्स में ही रिड्यूस करके बनाना है, ठीक है। और इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक फार्मूला है कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में आपको लिखना है इसको, ठीक है, इसी फॉर्म में डालना है। तो क्या करिए, इसको यहाँ पर लिखिएगा कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स, ठीक है। नीचे इन दोनों में क्या कीजिए कि 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में आप क्या कीजिए कि x कॉमन लीजिए, तो होगा x इंटू एक्स माइनस, और न्यूमिनेटर में जो 1 है वो इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसको लिख दिए x माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, a की जगह x आ गया, b की जगह x माइनस 1 आ गया, नीचे 1 प्लस ए भी चाहिए, तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है ही, तो वो फॉर्मूला से सेपरेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx, ऐसे, ठीक है। फिर ये अलग कर लिए, हो जाएगा 0 टू 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 टू 1
tan इनवर्स x माइनस 1 dx, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी 4 का यूज़ कीजिएगा। तो क्या होगा, 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स, इस x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स, माइनस 1 तो पहले से, ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx, जिसको कि हम लोग बाई पार्ट से बना सकते हैं। बाई पार्ट से बताया हुआ भी है, मैं शॉर्टली इसको कर दे रहा हूँ। कितना होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिमिट्स डाल दीजिए, तो होगा 2 टाइम्स, जब आप यहाँ 1 डालेंगे तो 1 इंटू tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0, ठीक है, माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ 2x हो जाएगा, यानी 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/2, और ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए मॉड नहीं भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स π/4 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 डालेंगे तो होगा ln 2, ठीक है, 0 डालेंगे तो log 1 0 ही रह जाएगा। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई π/2 माइनस ln 2 ऐसे, ठीक है। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे सामने, gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a cos to the power 40t, देन gx प्लस पाई कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो सबसे पहले सोचिए gx प्लस पाई होगा कितना। यहाँ x देखिएगा इस फंक्शन में केवल अपर लिमिट के रूप में ही ये दिया हुआ है, इसमें नहीं है। तो gx प्लस पाई जो है वो होगा 0 to x प्लस पाई cos to the power 40 dt, ठीक है, ऐसा। अब इसको बदलना है इन चारों में से किसी में, किस में बदलाएगा ये, ठीक है। तो 2 रास्ते दिख रहे हैं इसमें। एक रास्ता ऐसा है, इसको पहले लिख दिया जाए 0 to x cos to power 40 dt, ताकि ये वापस gx मिल जाए आपको, ठीक है। और फिर लिखा जाए इंटीग्रेशन x to x प्लस पाई cos to the power 40 dt, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी याद होगा आपको, बताया गया था कि इंटीग्रेशन a to a प्लस t fx dx, इसको आप 0 to t fx dx लिख सकते हैं अगर ये t इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड हो तो। मतलब किसी फंक्शन को आप अगर एक फंडामेंटल पीरियड के लेंथ के बराबर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब हुआ कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक फंडामेंटल पीरियड के बराबर हो, ठीक है। fx का फंडामेंटल पीरियड t होने का मतलब fx बराबर fx प्लस t होना, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फ्री हो जाता है, ठीक है। तो a टू a प्लस टी 0 से t होता है, हमने प्रूव भी किया है इस प्रॉपर्टी को। तो अब देखिए कि a की जगह x आ गया, cos टू पावर 4t का पीरियड ही होता है पाई। cos का पावर अगर इवन हो जाए 4 या 6 ये, तो इसका पीरियड पाई हो जाता है, पीरियड पाई है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो gx हुआ ही, इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0 to पाई cos टू पावर 4t dt। अब ये लाने के लिए अब देखिए, तो अगर यहाँ एक तो पाई डाल देंगे, x की जगह पाई डालेंगे तो g पाई बराबर होगा 0 to पाई cos टू पावर 4t dt, जो कि ये है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं gx प्लस g पाई, ठीक है। तो इससे आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन मिल जाता है ये, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर इस प्रॉपर्टी को मिस कर जाए हम लोग, ठीक है, तो इसको ऐसे करिए कि gx प्लस पाई जो कि 0 to x प्लस पाई cos टू पावर 40 dt है, इसको पहले लिखिए दिस इज इक्वल टू 0 to पाई cos टू पावर 40 dt प्लस इंटीग्रल पाई टू पाई प्लस एक्स cos टू पावर 40 dt ऐसा। अब ये पहला टर्म जो है ये जी पाई हो गया आपका, फर्स्ट टर्म जो है। और जो सेकंड टर्म है इसमें क्या करेंगे, टी में हम पाई का एडिशन कर देंगे। तो जब टी में पाई का एडिशन करेंगे तो दोनों जगह ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, पाई सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट आएगा जी पाई प्लस 0 to x, और cos पाई प्लस टी कितना होता है, माइनस cos टी,
तो माइनस कॉस टी, लेकिन पावर तो इवन है तो वो कॉस टू पावर 40 dt रह जाएगा। और ये क्या है, दिस इज जी एक्स, है ना, तो आपको आ गया जी पाई प्लस जी एक्स, है ना। तो दोनों में से कोई भी रास्ता फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ln x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या, लोअर लिमिट 0 तो है लेकिन अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो गया है। तो इसमें प्रॉपर्टी में हम x की जगह इन्फिनिटी माइनस एक्स तो नहीं लिख सकते ना, वो लगेगा ही नहीं प्रॉपर्टी वो। इसका मतलब है कि आपको इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो एक सब्स्टिट्यूशन तो है जो मैं बोल दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि x की वैल्यू tan थीटा पुट कर लीजिए। tan थीटा पुट करने से यहाँ dx sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sec टू पावर 4 थीटा होगा, और लिमिट जो है वो 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मेथड वो है। दूसरा एक मेथड है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो या लिमिट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, ठीक है, 1 से मतलब 1/2 से 2, 1/3 से 3, इस टाइप का हो, तो इसमें एक रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मतलब ऐसे करना कि लेट x इज इक्वल टू 1/t, ऐसे। तो इस तरह से क्या होगा कि dx जो है ये हो जाएगा -1/t² dt। और लिमिट्स कैसे चेंज होगा जरा देखिएगा, लिमिट्स कैसे चेंज हो रहा है आपका कि जब x 0 है तो 1/t 0 कब होगा, जबकि t इन्फिनिटी चला जाए, और जब x इन्फिनिटी है तो 1/t इन्फिनिटी कब होगा, जब t 0 अप्रोच कर जाए, ठीक है। इसका मतलब कि जो लैम्डा है उसको चेंज कर लेंगे हम लोग, और लैम्डा ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 की जगह आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह आ गया 0, इस x की जगह लिख रहे हैं हम लोग 1/t ln 1/t, ठीक है। dx की जगह लिखेंगे हम लोग -dt/t², ठीक है, और नीचे हो गया 1 + 1/t² होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 ln 1/t हो जाएगा -ln t, ठीक है। तो -ln t और ये +ln t हो गया, हो जाएगा आपका ln t dt अपॉन t³, और नीचे हो रहा है ये t² + 1 होल स्क्वायर बाई t⁴। तो ये जो t³ है इसको कैंसिल करेगा, एक t यहाँ बच जाएगा, और जो एक t बचेगा ऊपर जाके इसमें ln t के साथ हो जाएगा। तो लैम्डा जो निकल कर आएगा होगा इन्फिनिटी टू 0 t ln t dt डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर वापस, ठीक है। अब लिमिट्स को एक्सचेंज कर दीजिए, तो जब लिमिट्स एक्सचेंज करेगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस t ln t dt अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर, ऐसे। अब इसको मैच कराइए यहाँ से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट्स करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम आ गया है। एक्सप्रेशन यहाँ है x ln x, तो यहाँ है t ln t, डिनोमिनेटर है 1 + x² होल स्क्वायर, तो यहाँ है 1 + t² होल स्क्वायर। तो जब रेस्पेक्टिव लिमिट सेम हो, करस्पॉन्डिंग लिमिट सेम हो, तो आप किसी वेरिएबल में लिखिएगा, टर्म सेम हो, क्या होगा, वैल्यू सेम आता है। यानी कि इसको हम डायरेक्टली हम वापिस x में भी लिख सकते थे, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा दिस इज अगेन लैम्डा, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा माइनस लैम्डा। तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो आ गया माइनस लैम्डा के बराबर, इसलिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस सवाल को बनाएंगे तो आंसर है 0। ठीक यही चीज़ यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ लिमिट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ भी आप x = 1/t डालकर बनाएंगे तो सवाल बन जाएगा, ठीक है।